हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो चैप्टर 7 है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2027 के बेस पर आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं और इस टॉपिक में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, जितने भी सारे पार्ट्स हैं, वो हमने अपने पेज पर वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जाके वहां पर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का स्टार्टअप है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लिखेंगे सबसे पहले परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। ये मृदा, जल, हवा, मानव शरीर के अंदर जंतुओं तथा पादपों में मिलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या है? सर्वव्यापी होते हैं और ये मृदा, जल, हवा, मानव के शरीर के अंदर जो जंतुओं तथा पादप में पाए जाते हैं यानी कि मिलते हैं। ठीक है, गर्म सल्फर के झरनों गर्म सल्फर के झरनों, ठीक है, गीजर के भीतर मृदा में गहराई तक 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म पानी के झरनों में अम्लीय वातावरण में भी मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गर्म सल्फर के झरनों में गीजर के भीतर मृदा में क्या होती है? गहराई होती है और गहराई तक 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी के झरनों में अम्लीय वातावरण भी मिलते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं जैसे भोजन, फल, सब्जी आदि को खराब कर देते हैं। ठीक है, आदि को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन सारी चीजों को खराब करने की भी क्षमता रखते हैं। ठीक है, भोजन या फल, सब्जी ये सारी चीजें खराब कर देते हैं, किंतु सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका निम्नलिखित पदों में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, कि मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव की भूमिका है वो निम्नलिखित पदों पर अध्ययन की जा सकती है। जैसे कि पहला है इसका आगे हेडिंग, घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव कैसे मिलेंगे? यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स। देखिए लिखेंगे कि आदिकाल से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने में कुछ जीवाणुओं और ईस्ट कोशिकाओं का उपयोग करता आया है। यानी आदिकाल से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने के लिए कुछ जीवाणुओं को ईस्ट कोशिकाओं का प्रयोग करता आया है और आज भी कर रहा है। क्या कर रहा है? और आज भी उन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब उदाहरण को हम देखेंगे एक एक करके हेडिंग वाइज। तो पहला है इसका कि दही या योगार्ट। ठीक है, यही या योगार्ट। देखिए, दूध से दही बनने के लिए उसमें जोरन यानी कि जामन लगते हैं। उसे जमाने के लिए जोरन लगता है। थोड़े से जामन में लाखों करोड़ों की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। इसमें 2 प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। तो दूध से दही बनाने के लिए हमें जोरन यानी कि जामन की आवश्यकता होती है और उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया की संख्या होती है और ये 2 प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। पहला है, तो इसमें लिखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस थार्मोफाइल्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? फाइल्स है और तथा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिक्स। ठीक है, बल्गेरिक्स, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिक्स। इसमें लिखेंगे जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB द्वारा निरूपित करते हैं। जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB के द्वारा निरूपित किया जाता है।
इस प्रक्रिया में स्ट्रेप्टोकोकस अम्ल बनता है तथा लैक्टोबैसिलस सुगंध प्रदान करता है। ताजे बने दही, तो इसमें बने जो सुगंध प्रदान करता है, ताजे बने दही के प्रति 1 ग्राम में 10 करोड़ बैक्टीरियाएं होती हैं। यानी कि 1 ग्राम प्रति दही में क्या होते हैं, 10 करोड़ तक बैक्टीरियाएं पाई जाती हैं। और बैक्टीरिया का नाम हमने बता दिया, एक था स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स और दूसरा है लैक्टोबैसिलस बल्गोरिक्स। ठीक है, तो ये थे क्या, दही में 2 प्रकार की बैक्टीरियाएं और इसमें 1 ग्राम दही में कई सारी बैक्टीरिया यानी कि 10 करोड़ तक बैक्टीरियाएं पाई जाती हैं। दूसरा है पनीर। तो पनीर यानी कि चीज, दूध के लैक्टिक एसिड यानी कि किण्वन से पनीर बनता है और स्ट्रेप्टोकोकस तथा लैक्टोबैसिलस के विभिन्न जातियों का विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कई प्रकार की बैक्टीरियाओं से कई अलग अलग प्रकार के पनीर को बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, दही बनने के बाद इसे गर्म करके दूध के जलीय भाग को निकालकर, तो इसमें कह रहा है कि इसे दही बनने के बाद इसे गर्म करके दूध के जलीय भाग को निकालकर अलग करने के लिए दबाव डालते हैं। अब नमक निकालकर इसे पकाया जाता है। इसी कठोरता पकवन के समय पर निर्भर करती है। कोमल पनीर बनाने के लिए 1 से 5 घंटे, सख्त पनीर बनाने के लिए और 3 से 12 घंटे तक पकवन किया जाता है। जबकि अत्यधिक कठोर पनीर बनाने के लिए 12 से 16 घंटे तक पकवन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अनेक प्रकार के जो पनीर हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, तो वही कह रहा है कि दही बनाने के बाद इसे गर्म करके दूध के जलीय भाग को, यानी कि दूध का जला हुआ भाग निकालकर अलग करने के लिए दबाव डालते हैं और अब नमक मिलाकर इसे पकाया जाता है। इसी कठोरता पकवन के समय पर निर्भर करता है। कोमल पनीर बनाने के लिए 1 से 5 घंटे, सख्त पनीर बनाने के लिए 3 से 12 घंटे तक और पकवन किया जाता है और जबकि अत्यधिक कठोर पानी बनाने के लिए 12 से 16 घंटे तक का पकवन किया जाता है, यानी कि पकाया जाता है। पनीर की विभिन्न किस्मों का गठन, संरचना, सुगंध तथा स्वाद अलग अलग होते हैं। यानी कि पनीर के विभिन्न किस्मों का गठन, संरचना, सुगंध और स्वाद अलग अलग होता है। स्विस चीज के लिए प्रोपिओनिबैक्टीरियम शारमेनाई, ठीक है, शारमेनाई के लिए एक विशेष प्रकार के कवक, ठीक है, एक विशेष प्रकार के कवक का मेम्बर्टी की उपस्थिति में परिपक्व किया जाता है। ठीक है, तो ये था क्या, पनीर के बारे में कई सारे वर्णन, कई सारी चीजें, किस प्रकार से बैक्टीरिया लगती हैं, कई प्रकार के पनीर उत्पन्न करते हैं। अगला है खमीर वाले पदार्थों को तैयार करना। अब खमीर वाले जो पदार्थ हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, तो देखिए, चावल तथा उड़द की दाल की पिठी को ल्यूक्यो नॉन स्टॉप, ठीक है, तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं के द्वारा किण्वित कराया जाता है। यानी कि चावल तथा उड़द की दाल जो है वो पिट्ठी को ल्यूक्यो नॉनस्टॉप तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं के द्वारा, ये दोनों नाम याद रखिएगा, और इसी के द्वारा किण्वित कराया जाता है और इस किण्वित घोल से इडली, डोसा तथा उत्तपम बनाते हैं। खमीर वाले आटे के घोल से जलेबी बनाई जाती है। यानी कि जिस आटे में खमीर पैदा होता है, जैसे कि मैदे में, तो उस वाले आटे से क्या होती है, जलेबी भी बनाई जाती है। तो ये खमीर पैदा करने वाले क्या थे, कुछ पदार्थ थे। ठीक है, अगला है डबल रोटी। ठीक है, डबल रोटी ये आपका इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा गया भी सवाल है इसमें से। तो डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट के बेकर यानी कि स्ट्रेन द्वारा वायु जीवित दशा अर्थात वायु की उपस्थिति में आटे में खमीर उठाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रेन द्वारा वायु जीवित दशा अर्थात वायु की उपस्थिति में आटे में खमीर उठाया जाता है।
गोभी, गाजर, सलजम आदि के अचार भी इसी प्रकार तैयार किए जाते हैं। ठीक है, गोभी के, गाजर के, सलजम के आदि के अचार जो हैं वो इसी प्रकार से तैयार किए जाते हैं। ठीक, अगला है हेडिंग आपका, अगला हेडिंग है कृषि में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव है, यानी कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। इसमें पहला है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर। ये आपका इम्पोर्टेंट हेडिंग है जैव उर्वरक, तो इसे नोट करिएगा। कह रहा है जैव उर्वरक वे जीव हैं जिनमें मृदा को पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो जैव उर्वरक हैं वो ऐसे जीव हैं जिनमें मृदा की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करती है। जो मृदा की पोषण है वो गुणवत्ता में वृद्धि करती है। ये जीवाणु कवक तथा नील हरित शैवाल हैं। ये जो जीवाणु हैं वो कवक तथा नील हरित शैवाल हैं। ठीक है, यह वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। यानी ये वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके कार्बनिक रूप से क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। तो जैव उर्वरक वैसे जीव होते हैं जिनमें मृदा पोषण गुणवत्ता में वृद्धि होती रहती है। ये जीवाणु कवक नील हरित शैवाल हैं और यह वायुमंडल की नाइट्रोजन यानी स्थिरीकरण करके कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग को। नेक्स्ट हेडिंग है भूमि उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु। तो भूमि से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन वाले पदार्थ उपलब्ध कराने में सहयोग देने वाले जीवाणुओं को दो वर्गों में रख सकते हैं। ठीक है, तो भूमि के जो पौधे हैं उनको निरंतर रूप से, ठीक है, निरंतर रूप से नाइट्रोजन वाले जो पदार्थ हैं उनको उपलब्ध करने के लिए सहयोग देने वाले जीवाणुओं को दो भागों में रख सकते हैं, दो वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है अमीनीकरण कारक जीवाणु। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि ये जीवाणु भूमि के उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। यानी ये जो जीवाणु हैं वो भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमीनो में परिवर्तित कर देते हैं, अमोनिया में। ठीक है, मुक्त अमोनिया जल तथा CO2 से मिलकर, ठीक है, मुक्त अमोनिया जल और CO2 से मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। और कुछ फसलें अमोनियम यौगिकों का नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं। ठीक है, यानी कि जब वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाती हैं। और कुछ फसलें अमोनियम यौगिकों का नाइट्रोजन को स्राव के रूप में उपयोग करती हैं, जैसे बैसिलस माइक्रोइडिस। ठीक है, माइक्रोइडिस। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यानी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वायु में उपस्थित होते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, इजोटोबैक्टर, ठीक है, इजोटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से नाइट्रोजन, यानी कि जो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से जो नाइट्रोजन अवशोषित कर कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो वही कह रहा है इसमें कि जो कुछ जीवाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं और मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जो वायु और नाइट्रोजन है वह अवशोषित करके कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। अगला हेडिंग है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव।
जैसे इसमें है आपका पहला वाहित मल। चलिए देखते हैं इसको। इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि, वाहित मल में हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगरों और शहरों से व्यर्थ, ठीक है, नगरों से और शहरों से व्यर्थ मल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस मल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। इस मल का जो प्रमुख घटक है वो मनुष्य का ही मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ मल को ही वाहित मल यानी कि सीवेज कहते हैं। यानी कि नगर के इस व्यर्थ मल को हम वाहित मल यानी कि सीवेज कहते हैं। नदी झरने में सीधे विसर्जित करने से, ठीक है, नदी और झरने में सीधे विसर्जित करने से पूर्व इसका उपचार किया जाता है, ठीक है, इसका उपचार पूर्ण रूप से किया जाता है और ये निम्न पदों में संपन्न होता है। क्या होता है? ये निम्न पदों में संपन्न होते हैं। तो ये हो गया आपका वाहित मल। अब है अगला पहला नंबर है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में लिखेंगे कि यह उपचार बिना जीवाणुओं के होता है। ये जो उपचार है वो बिना जीवाणुओं के होता है। इसमें वाहित मल से बड़े छोटे कण निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा अलग किए जाते हैं। यानी इससे वाहित मल से बड़े या छोटे कण का निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा अलग किए जाते हैं। सबसे पहले कूड़े करकट को निस्यंदन द्वारा हटाया जाता है। सबसे पहले जो कूड़ा करकट होता है उसे निस्यंदन के रूप से हटाया जाता है। इसके बाद मृदा और कंकड़ियों को अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। यानी इसके द्वारा मृदा और कंकड़ियों को अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये इसका क्या है? वाहित मल का प्राथमिक उपचार है, यानी कि पहला उपचार, जिसमें क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं वाहित मल से बड़े छोटे कण में निस्यंदन तथा अवसादन रूप में अलग हो जाते हैं। सबसे पहले कूड़े करकट का निस्यंदन किया जाता है और इसके बाद मृदा और कंकड़ियों के अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। अगला है द्वितीय उपचार। ठीक है, द्वितीय उपचार क्या कह रहा है? देखिए, प्राथमिक को वायु युक्त टैंकों में से गुजारा जाता है। ठीक है, प्राथमिक जो है उसको वायु युक्त टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां इसको लगातार हिलाया जाता है। इसको क्या होता है? लगातार इस द्वितीय उपचार में वायु युक्त जो टैंक हैं उसको लगातार हिलाया जाता है। साथ ही इसमें वायु पंप की जाती है। ठीक है, साथ ही इसमें वायु का पंप किया जाता है। फिर ऑक्सीजन मिलने से वायवीय सूक्ष्मजीव तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मिलने से जो वायवीय सूक्ष्मजीव हैं वो तेजी से वृद्धि करते हैं। ये वाहित मल से प्रदूषित जल के प्राथमिक में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन मिलने पर जो वायवीय सूक्ष्मजीव हैं वो तेजी से वृद्धि करने लगते हैं। ये वाहित मल से प्रदूषित जल के प्राथमिक में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इससे प्राथमिक में धुली कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, ठीक है, इसमें जो प्राथमिक से धुली कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, क्या होती है? जो कार्बनिक रूप से पदार्थ की जो मात्रा है वो धीरे धीरे वाहित मल से क्या होती है? कम होने लगती है और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता भी कम होती जाती है। ठीक है, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्षमता भी कम होती जाती है। इसका अर्थ यह है कि वाहित मल से प्रदूषित जल शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि वाहित मल से जो प्रदूषित जल हैं वो इस प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये था आपका वाहित मल, उसका प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। अब हम देखेंगे बायोगैस। बायोगैस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका टिप्पणी हर बोर्ड एग्जाम के
बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है, ठीक है। बायोगैस जो है वो कई गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। यह सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पैदा होती है, ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा ही पैदा होती है। सेलुलोज निर्मित पदार्थों पर अवायवीय जीवाणुओं, ठीक है, सेलुलोज से निर्मित पदार्थों पर अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया से CO2 तथा H2 के साथ साथ मीथेन भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है, ठीक है। कह रहा है कि बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है और उसके बाद जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन की गैस पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। और यह सूक्ष्म जीव की क्रिया को पैदा करती है। सेलुलोज से निर्मित, जो सेलुलोज होता है उससे निर्मित पदार्थों को अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया से CO2 तथा H2 के साथ साथ मीथेन भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। इन जीवाणुओं को मेथोजन के नाम से जानते हैं। इन जीवाणुओं को मेथोजन के नाम से जानते हैं। मेथेनोबैक्टीरियम इनमें से एक है, ठीक है। मेथेनोबैक्टीरियम उनमें से एक है। ये जीवाणु अवायवीय वातावरण में गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं, ठीक है। ये जीवाणु अवायवीय वातावरण में गाढ़े के रूप में कीचड़ में मिलते हैं। इसका विवरण वाहित मल उपचार में किया जाता है। इसका विवरण वाहित मल के उपचार में किया जाता है। ये जीवाणु पशुओं के आंत तथा पशुओं के गोबर में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी ये जीवाणु पशुओं की आंत में और पशुओं के क्या है कि गोबर में भी पाए जाते हैं। कोई पूछेगा बायोगैस कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं गाय के गोबर में भी बायोगैस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी मात्राएं प्रचुर मात्रा में गोबर और उस पशुओं के आंत में मिलती है। ये जीवाणु सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके उसे तोड़ देती है, ठीक है। ये जो जीवाणु हैं वो सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके उसे तोड़ देती है। अतः इससे उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। इससे उत्पन्न जो ज्वलनशील गैस है उसको हम बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से था कि ये जीवाणु सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके उसे तोड़ देती हैं, अतः इससे उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। अब देखेंगे इसकी संरचना। इसका षड्यंत्र टैंक, ठीक है, 15 से 12 फीट गहरा होता है, ठीक है, कि 15 से 12 फीट गहरा इसका टैंक होता है। इसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं तथा गोबर की करदम भरी जाती है। गोबर की करदम भरी जाती है। करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन, ठीक है, करदम के ऊपर एक सचल सा ढक्कन, और फिर आगे लिखेंगे ढक्कन रखते हैं। सूक्ष्म जीव की क्रिया के कारण टैंक में गैस का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीव की क्रिया के कारण ही इस टैंक में गैस का निर्माण किया जाता है और ढक्कन ऊपर उठता है, ठीक है। गैस का निर्माण किया जाता है और ढक्कन को ऊपर उठाया जाता है, यानी ढक्कन ऊपर उठता है। इस षड्यंत्र में एक निकास होता है, ठीक है। इस षड्यंत्र में एक निकास होता है जो पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है, जो पाइप के द्वारा ही जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से गैस का वितरण होता है, ठीक है। इसी पाइप की सहायता से गैस का वितरण होता है। उपयोग के बाद करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर कर दी जाती है, ठीक है। उपयोग के बाद जो करदम है वो निकास द्वार से बाहर कर दिए जाते हैं, जिसको खाद्य के रूप में खेतों में किया जाता है, जिसको खाद्य के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे कि हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस गैस का उपयोग प्रकाश तथा खाना बनाने में किया जाता है,
ठीक है। इस गैस का उपयोग प्रकाश तथा खाना बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, बायोगैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो खाना बनाने में और प्रकाश में इसका उपयोग किया जाता है। बायोगैस कहाँ पाए जाते हैं? तो पशुओं की आंत में और उनके गोबर में पाए जाते हैं। अब है साइनोबैक्टीरिया का महत्व। साइनोबैक्टीरिया के महत्व को देखेंगे। पहला है इसका उत्पादक। इसमें देखेंगे कि स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से CO2 लेकर O2 निकालते हैं। ठीक है, स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से CO2 लेकर O2 निकालते हैं। यह ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करती है। ये जो ऑक्सीजन है वो वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करती है। अगला है खाद्य पदार्थ। इसमें लिखेंगे कि मनुष्य के लिए इनका खाद्य के रूप में अधिक महत्व नहीं है। यानी मनुष्य के लिए इनका खाद्य के रूप में अधिक उपयोग नहीं है, महत्व नहीं है। प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। यह गेहूं, चावल आदि अनाजों का बहुत अच्छा विकल्प है। ठीक है, ये गेहूं, चावल, अनाज का बहुत अच्छा विकल्प माना गया है। फिर स्पिरुलिना। ठीक है, स्पिरुलिना के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इस खाद्य पदार्थ को जो गेहूं, चावल आदि अनाजों में बहुत अच्छा विकल्प है उसे हम स्पिरुलिना के नाम से जानते हैं। अब खाद्य के रूप में नील हरित शैवालों की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या है, सहायक होती है। जैसे एनाबिना, नॉन स्टॉप, एलोसाइला आदि। ठीक है, तो नील हरित शैवाल की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या है, सहायता प्रदान करती है। जैसे कि पहला नाम है एनाबिना, दूसरा नॉन स्टॉप, तीसरा एलोसाइला इत्यादि। तो ये सारे खाद्य के रूप में ये सारे वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक करने वाले कुछ नाम हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज के टॉपिक में यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको NCERT पैटर्न पर दिए गए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए टॉपिक्स में से एक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस पार्ट्स को भी समाप्त किया जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी का संस्थान और उसका उत्पादन के बारे में। सारी चीजों को पढ़ेंगे हम प्रौद्योगिकी के बारे में। जो इकाई आपकी क्या है, 4 है। तो चौथे इकाई को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नए वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।